Hello students, I am S.B. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिजिक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आपने इरोडोव की बुक से प्रॉब्लम नंबर 3.11 तक सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 3.12 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। कुछ बच्चे मुझे ईमेल पर 3.12 प्रॉब्लम पूछे हैं, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं। और भी किसी बच्चे को यदि कोई डाउट पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे अपना डाउट्स भेज सकते हैं और मैं आपको वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। आइए बच्चों, देखते हैं क्या है हमारा प्रॉब्लम 3.12 ऑफ इरोडोव बुक। A thin non-conducting ring of radius r has a linear charge density lambda equal to lambda 0 cos phi, where lambda 0 is a constant, phi is the azimuthal angle. Find the magnitude of the electric field strength. पार्ट ए है एट द सेंटर ऑफ द रिंग, पार्ट बी है ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर। इन्वेस्टिगेट द ऑब्टेन्ड फंक्शन एट एक्स मच ग्रेटर देन आर। दो बार ग्रेटर देन मतलब क्या? x बहुत बड़ा है r से। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन थोड़ी सी मैं हमेशा की तरह आपको कुछ हिंट कर दूंगा जिससे कि काम करना आसान हो जाएंगे आपके लिए। और मैं हमेशा बोल रहा हूं, लाइन ड्रॉ करके राइट हैंड साइड में मैं आपको कुछ हिंट्स, कुछ एक्स्ट्रा बातें बता दिया करूंगा, जिससे कि बहुत आसानी से आप इरोडोव की प्रॉब्लम हो, चाहे एस.सी. वर्मा बुक का हो, एनसीईआरटी का हो, हेल्डर रेसनिक का हो, कहीं का भी हो, आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए थोड़ी सी मैं आपको हिंट करता हूं। आपने पढ़ा है ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, यहां पर +1 चार्ज को रखें। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज +1 चार्ज, राइट वर्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप एक यूनिट वेक्टर को यूज किए हैं, जो कॉन्सेप्ट लेक्चर के दरमियान आपने सीखा है। थोड़ा सा मैं उसका रिवीजन आपको करा देता हूं, जिससे कि बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला एट एनी पॉइंट, E इक्वल टू डिस्टेंस, ये R है, पॉइंट के डिस्टेंस, फिक्स चार्ज पॉइंट चार्ज, यहां से गिवन पॉइंट के डिस्टेंस R लिया हमने। देन इलेक्ट्रिक फील्ड E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। और वेक्टर फॉर्म में जब इसको लिखा हम लोगों ने तो कैसे लिखा? E वेक्टर इक्वल टू R कैप, यही लिखे हैं। अब इसका हम मदद लेंगे यहां पर, और इसी से बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे। मेथड और भी है, डाइपोल मेथड भी है, बट डाइपोल मेथड थोड़ा लेंदी है, तो मैं इसको बिल्कुल आपका जो जनरल मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके मदद से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। अब यहीं पर एक बात और हम लोग जान लें, कुछ इंटीग्रेशन की जानकारी आपको है ऑलरेडी, फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 to 2 पाई यदि लिमिट लेते हैं तो ये 0 होते हैं। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा 0 to 2 पाई लिमिट पर इंटीग्रेट करते हैं, ये भी 0 होता है। यदि यहां पे sin 2 थीटा होगा फिर भी 0 होंगे, cos 2 थीटा यदि यहां पर होगा फिर भी 0 होगा।
अब यदि यहीं पर स्क्वायर करके देखें, साइन स्क्वायर थीटा यदि हो गया कहीं, देन इंटीग्रेट करेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये इंटीग्रेशन आपको मिलेगा इक्वल टू पाई। सिमिलरली यदि कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा को आप इंटीग्रेट करेंगे 0 to 2 पाई लिमिट पर, देन दिस इक्वल टू पाई। चलिए बच्चों, इतनी बात को ध्यान में रखते हुए और अब हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। बहुत इजी मेथड से मैं आपको करवा देता हूं सॉल्यूशन, और इसी तरह से जब आप मुझे डाउट भेजेंगे तो मैं आपको इजीएस्ट मेथड से सॉल्यूशन करवाऊंगा, जिससे कि कॉमन बच्चे आराम से सॉल्यूशन को समझ सकें। तब हम ले रहे हैं रिंग। ये जो रिंग लिया मैंने, ये वर्टिकल रिंग लिया हमने, जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। वर्टिकल रिंग यानी कि बिल्कुल ऐसे, इस तरह से आपके नोटबुक पर इस तरह से बिल्कुल खरा रिंग, ठीक है, सर्कुलर रिंग है, एकदम नोटबुक पर ऐसे खरा समझ लीजिए। अब एक्सिस ऑफ द रिंग, ये हो गया एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है। रिंग ऐसे वर्टिकल, रिंग के सेंटर से ऐसे ये एक्सिस जा रहा है। लेट अस सपोज दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस, ओरिजिन रिंग के सेंटर पर। अब हम ले रहे हैं वाई एक्सिस, ये ले लिया वाई एक्सिस। चलिए, तो रिंग के वाई एक्सिस ले लिया हमने इस तरह से, ये वाई एक्सिस ले लिया। अब जेड एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस लिया। बच्चों 3D में जब भी फिगर होते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना होता है, तो यहां पर थोड़ी सी मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये जो वर्टिकल रिंग हो गया ऐसे, इस तरह से, इसमें वाई एक्सिस हो गया ऐसे वर्टिकल। जेड एक्सिस जो आप देख रहे हैं, जेड एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल। मैं थोड़ा आपको 2D में, 2 डायमेंशन में फिगर दिखा देता हूं। इसी रिंग को 2 डायमेंशन में ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। अब ये पूरा सर्कल नजर आएगा। तो वाई एक्सिस लिया है ऐसे, ये वर्टिकल लिया है वाई एक्सिस, और जो जेड एक्सिस लिए हैं हम लोग, ये लिए हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल। लेकिन आप इस रिंग को 90 डिग्री से ऐसे घुमा दीजिए, ये हॉरिजॉन्टल रह जाएंगे जेड एक्सिस, या वाई एक्सिस हमारा वर्टिकल ऐसे रह जाएगा। ये है 3D फिगर हमारा। अब ये हम ले रहे हैं अपोजिट ऑफ जेड एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव जेड एक्सिस, दिस इज नेगेटिव जेड एक्सिस, ये नेगेटिव जेड एक्सिस हो गया। चलिए माइनस साइन यहां पर डाले हैं। अब रेडियस इस रिंग का, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मैं रेडियस को यहां दिखा दे रहा हूं। रेडियस कैपिटल आर, रिंग के रेडियस। अब इस रिंग पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये फाई का फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, फाई का फंक्शन है। तब हम फाई दिखाने जा रहे हैं। या हमने एक रिंग का छोटा सा एलिमेंट कहीं पर, ये ले लिया हमने रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट। अब ये जो एलिमेंट है रिंग का, पार्ट है रिंग का, इसने जो एंगल फॉर्म किया, ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ किया है। यहां पर मैं ए लिख रहा हूं, इस पॉइंट पर ए लिख दिया। अब ये जो लाइन है, वो ए लाइन एंगल फॉर्म किया नेगेटिव जेड एक्सिस से। दिस एंगल इज फाई। अब रिंग की जो लेंथ है, रिंग की जो ये छोटी सी जो एलिमेंट है,
इस एलिमेंट की वजह से यहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल, दिस एंगल इज डी फाई। अब आप पहचान गए होंगे कि जब फाई 0 to 360 डिग्री होगा, कॉस फाई की वैल्यू -1 भी होंगे, +1 भी होंगे, एंड सो लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। ठीक है, जैसा कि ऑलरेडी अब आप पहचान गए होंगे। चलिए अब हम इसमें जो कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया हूं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा और बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन पहले हम पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। पार्ट बी से पार्ट ए को करना आसान होगा हमारे लिए। तो ये पार्ट बी पर पहले हम काम कर लें। अब ये जो हमने रिंग का छोटा सा एलिमेंट लिया है, ठीक है, देखने के लिए बड़ा दिखा दिया हूं। लेट अस सपोज लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज dl। अब dl लेंथ की जो एलिमेंट लिया हमने, इस पे चार्ज को dq बोल रहा हूं। अब dq क्या होगा? तो जैसा कि आपको पता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज बाय लेंथ, एंड सो चार्ज इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा इनटू लेंथ। तो लेंथ जो है इस एलिमेंट का हमने dl सपोज कर लिया है, तो फिर चार्ज जो होंगे दिस विल बी लैम्डा इनटू dl। अब लैम्डा फंक्शन ऑफ फाई है जो बताया गया हमें, तो फिर हम लोग यहां पर फंक्शन ऑफ फाई लिखना चाहेंगे इसको। तो ये जो आर्क है dl लेंथ का, dl लेंथ के आर्क पर एंगल डी फाई, OA रेडियस है, ठीक है, OA रेडियस है, ये OA का लेंथ, O2A लेंथ R, रेडियस इज R। अब यहां से हम ले रहे हैं dl यानी कि आर्क की लेंथ, ठीक है, dl या डी फाई ले लीजिए, डी फाई एंगल इक्वल टू dl बाई R, यानी एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। अब यहां से हमें dl मिल जाएंगे, dl इक्वल टू R डी थीटा, एंड सो dq इक्वल टू, यहीं पर रख दे रहा हूं, dq इक्वल टू लैम्डा, एंड dl के जगह पर क्या होगा? R डी थीटा, R डी थीटा। अब जो लैम्डा का हमें इक्वेशन दिया गया है उसको यहां रखते हैं, लैम्डा नॉट कॉस फाई, तो रख दीजिए। तो लैम्डा के जगह पर लैम्डा नॉट कॉस फाई, लैम्डा 0, लैम्डा नॉट कॉस फाई R एंड डी फाई, थीटा नहीं फाई, डी फाई। ये हमने निकाल लिया dq का वैल्यू। अब यहां से एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाएंगे, ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाएंगे। मान लीजिए ये पॉइंट हमने ले लिया, कुछ नाम दे दें, सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट P। तो एलिमेंट से पॉइंट P तक हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ड्रॉ किया। अब इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ, ठीक है, एलिमेंट बहुत छोटा है देखने के लिए, हमने बढ़ा दिया है, बट D से डिनोटेड है, बहुत छोटा एलिमेंट है, पॉइंट के तरह ये एलिमेंट को समझेंगे। एंड सो ये जो हमारा ट्रायंगल होगा, दिस विल बी राइट एंगल ट्रायंगल, ये कंप्लीटली राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को
सपोज कर लीजिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, डिस्टेंस को एक्स सपोज करिए। नाउ अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री ऑफ फिगर, ये लेंथ स्मॉल आर मैं बोल रहा हूं इसको, स्मॉल आर की जो वैल्यू होगा अंडर रूट आर स्क्वायर रेडियस, ओ ए रेडियस, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रहे कि ये जो रिंग है, ये रिंग है ऐसे वर्टिकल। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ऐसे नहीं समझेंगे, रिंग इज वर्टिकल। अपने नोटबुक पर ऐसे रिंग को खड़ा समझिए ऐसे। फिर रिंग के एक पॉइंट से पॉइंट पी तक आप लाइन यदि ड्रॉ करेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, रेडियस और ओपी लाइन के बीच में, ओ ए और ओपी लाइन के बीच जो एंगल है, ये एंगल आपको 90 डिग्री दिखेगा, ये हाइपोटेनस दिखेगा आपको यदि आप वर्टिकल रिंग लेकर के। और एक बार प्रैक्टिकली सोचिएगा, अब पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। नाउ पहले ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं। एट पॉइंट P on the axis of the ring, electric field strength, electric field strength, इसको DE वेक्टर बोला। अब DE वेक्टर इक्वल टू, अच्छा, ड्यू टू द एलिमेंट थोड़ा सा मेंशन करना, एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड DE ड्यू टू द एलिमेंट, जो एलिमेंट लिए हैं, ये छोटा सा एलिमेंट जो लिए हैं, ड्यू टू द एलिमेंट। चलिए, एलिमेंट की वजह से पहले निकालेंगे DE। नाउ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ एलिमेंट DQ, भी DQ लिख लें पहले, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, स्मॉल r को पहले लिख रहे हैं r स्क्वायर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो इसके लिए हम लोग लेते हैं एक यूनिट वेक्टर अलोंग AP लाइन, AP लाइन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, इसको आर कैप से डिनोट किया। ठीक है, आर कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन AP, आर कैप। अब इसको बच्चों अभी आप इंटीग्रेट करेंगे यदि इसको, तो इसमें हमें पॉइंट P पर जो रिजल्ट मिलेंगे, ये रिजल्ट हमारा जो है और भी बातों को सेटिस्फाई नहीं करेगा। एंड सो एक जनरल फॉर्मूला हम चाहेंगे निकालना, उसके लिए सबसे बढ़िया होता है कि आप पोजीशन वेक्टर को यूज कर लीजिए। यदि आपने पोजीशन वेक्टर यूज कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी प्रॉब्लम में, तो एक जनरल फॉर्मूला आपको मिलेगा वहां से, तो उससे फिर सारे रिजल्ट निकल जाते हैं। तो पोजीशन वेक्टर A to P, AP, ठीक है। अब मैं A to P पोजीशन वेक्टर AP, ये जो वेक्टर है AP, इस वेक्टर को लिख रहा हूं R वेक्टर, AP वेक्टर इज R वेक्टर। चलिए साइड में भी मैं लिख दे रहा हूं, पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। AP वेक्टर इज R वेक्टर, और आप AP वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी लेंथ जो है AP का लेंथ स्मॉल r है, तो फिर स्मॉल r कैप लिख सकते हैं आप। तब देखिए इस इक्वेशन को हम पोजीशन वेक्टर AP के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ के जगह पर भी वैल्यू रख ले रहे हैं, लैम्डा 0 cos phi r d phi अपॉन नीचे r क्यूब करा, स्मॉल r से नीचे मल्टीप्लाई करा,
और उसी स्मॉल r से ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, r कैप कर लें यदि हम, तब देखिए क्या होता है। नाउ दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। कॉन्स्टेंट को साइड कर रहा हूं, लैम्डा 0 r cos phi d phi cos phi d phi r cube r cap. r cap is r vector. r vector is ap vector. ap vector को हमने r vector small r vector लिखा है. Now this is r vector. इक्वेशन नंबर 1 इसको सपोज कर लीजिए. अब r vector arrow r vector r cap. r cap is ap vector a to p vector. This is r vector. लिख लिया हमने. अब हमारा सिर्फ एक काम है इस r वेक्टर का पता लगाना और यहां पे रख करके इंटीग्रेट कर देंगे, एकदम आराम से आपका रिजल्ट आ जाएगा. तो आइए सबसे पहले अब हम पता लगाते हैं r वेक्टर का. ये DE वेक्टर, चलिए थोड़ी जगह खाली करना है. नाउ अब r वेक्टर का पता कैसे लगावे? तो जैसा कि वेक्टर में आप पढ़ते आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स का पता लगा लीजिए. फिर कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर निकल जाएंगे हमें. तो सबसे पहले पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हम चेक कर रहे हैं. नाउ ये है नेगेटिव जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस लिख लिया. थोड़ा 2D में काम करना आपको आसान लगेगा इसलिए मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं. OA, जो OA है इसकी लेंथ क्या है? R. ये एंगल हमारा क्या है? फाई. नाउ यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें यदि हम, तो फिर जेड एक्सिस पर ये लेंथ आ जाएंगे कुछ, मान लीजिए यहां पर हमने B लिख लिया. तब ये जो OB है, OB लेंथ इक्वल टू क्या होगा? यहां से cos फाई लीजिए, cos फाई इक्वल टू OB अपॉन R होगा, एंड सो OB इक्वल टू R cos फाई. सिमिलरली sin फाई ले लें तो AB अपॉन R होगा, एंड सो AB इक्वल टू ये हो गया R sin फाई. बट बच्चों जैसा कि आप जानते हैं नेगेटिव एक्सिस पर कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव होगा, तो OB जो है पॉइंट ए का जेड कोऑर्डिनेट होगा, तो फिर इसमें हम माइनस साइन दे दें. नाउ अब एक वेक्टर लेते हैं O से A. यदि एक वेक्टर हम ले लें O to A, अब इस फिगर पर मैं नहीं दिखा रहा हूं, फिगर थोड़ा गंदा हो जाएगा. तो O to A लिया हमने एक वेक्टर, इसको बोला हमने R1 वेक्टर. नाउ R1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A. अब इस R1 वेक्टर की 2 कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, Z कंपोनेंट या Y कंपोनेंट, और यहां पर X कंपोनेंट क्या होगा? तो गौर करेंगे, ये जो रिंग है हमारा, रिंग के प्लेन 2 एक्सिस से बने हैं, Z एक्सिस और Y एक्सिस. रिंग ऐसे वर्टिकल है, ऐसे Y एक्सिस है और ऐसे Z एक्सिस है. तो X कोऑर्डिनेट YZ प्लेन में क्या होगा? 0 होगा. Y एक्सिस Z एक्सिस से जो प्लेन बनता है उसमें X कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा. एंड सो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट 0 यानी X कोऑर्डिनेट 0, Y, -Z होंगे. तब यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं R1 वेक्टर को, R1 वेक्टर इक्वल टू X कोऑर्डिनेट 0. नाउ Y कोऑर्डिनेट AB इज Y कोऑर्डिनेट, ये Y कोऑर्डिनेट हो गया. OB इज Z कोऑर्डिनेट, ये Z कोऑर्डिनेट हो गया, नेगेटिव है. नाउ IJK यूनिट वेक्टर के टर्म में अब R1 वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को हम लिख रहे हैं, देन क्या होगा? 0 इंटू I कैप, 0 नहीं लिख रहे हैं. नाउ R sin फाई
आर साइन फाई इंटू यूनिट वेक्टर जे कैप माइनस जेड कोऑर्डिनेट आर कॉस फाई एंड जेड कोऑर्डिनेट है के कैप से मल्टीप्लाई करिए तो R1 निकल गया। अब पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर लीजिए, फिर O2P। तो कोऑर्डिनेट्स पहले देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ये होगा, एक्स एक्सिस पर है पॉइंट P, एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, जेड कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या होगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई और जेड कोऑर्डिनेट तो होगा नहीं। अब हम ओपी वेक्टर लिख रहे हैं, इसको सपोज कर दीजिए R2 वेक्टर, ओपी वेक्टर। अब फिगर पे ज्यादा कुछ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ओपी वेक्टर आप समझ लीजिए, ठीक है। तो O2P वेक्टर, या फिर मैं नीचे दिखा देता हूं, इसके नीचे O2P वेक्टर यदि लेते हैं, हम इस वेक्टर को R2 सपोज कर रहे हैं, ठीक है, O2P वेक्टर। अब R2 वेक्टर को IJ के फॉर्म में लिखिए, पोजीशन वेक्टर पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर। नाउ एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स आई कैप होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0 एंड सो जे और के वाला कंपोनेंट नहीं होगा। चलिए अब इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को यूज करिए, आपको आर निकल आएगा तो कर दीजिए यूज, तुरंत अब आर निकल जाएंगे। आर को रखिए, इंटीग्रेट करिए, रिजल्ट आ जाएंगे तुरंत। बिल्कुल ये आसान तरीका से मैं आपको बता दे रहा हूं। नाउ अब OAP ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OAP ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर हम यूज कर रहे हैं, तो O से A वेक्टर। चलिए अब मैं थोड़ा सा यहां वेक्टर का साइन दे रहा हूं, O to A वेक्टर, OA वेक्टर प्लस A to P वेक्टर R वेक्टर इक्वल टू O to P वेक्टर। अब O to P वेक्टर, OP वेक्टर को हमने R2 सपोज किया है, दिस इक्वल टू R2 बाय ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सो R वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अब देखिए OA वेक्टर हमारा क्या है, R1। OA वेक्टर को हम लोगों ने R1 सपोज कर रखा है, दिस इज OA वेक्टर। तो फिर OA ये R1 वेक्टर है, तो फिर यहां पर हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब R2 माइनस R1 करते हैं, R2 माइनस R1 एक्स आई कैप माइनस R1, तो माइनस R साइन फाई जे कैप माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। R2 माइनस R1 कर रहे हैं तो ये माइनस लगेंगे यहां पे, तो क्या होगा R कॉस फाई के कैप। अब R को यहां रखिए और इंटीग्रेट कर दीजिए, निकल जाएंगे रिजल्ट। तो इक्वेशन 1 में अब हम रख रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P फ्रॉम A से पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है ये स्मॉल r वेक्टर। अब इसको यहां पर पुट करिए इक्वेशन 1 में, तो बाय इक्वेशन 1 DE वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर, DE वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा नोट r cos phi d phi अपॉन, अब ये स्मॉल r जो है इसका भी ये वैल्यू में रख दे रहा हूं, अब अंडर रूट R² प्लस एक्स स्क्वायर, तो R² प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट है तो पावर क्या होगा, हाफ, पावर इसके हाफ
रख दिया स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पे, एंड पावर फिर इसके ऊपर 3 है, तो क्या होगा, पावर विल बी 3/2। चलिए तो मैं यहाँ पर 3/2 कर दे रहा हूँ पावर को। नाउ r वेक्टर की वैल्यू अब रख रहे हैं एक्स आई कैप माइनस r साइन फाई जे कैप प्लस r कॉस फाई के कैप यूनिट वेक्टर। अब इसको हम लोग ब्रैकेट को हटाते हुए और इंटीग्रेट करेंगे। इस तरह से कभी भी कोई प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप वेक्टर फॉर्म में उसको यूज कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाते हैं। नाउ इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब हम प्रोसीड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा नोट r, दिस इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। अब cos फाई डी फाई को अंदर ले जाइए, x cos फाई डी फाई cos फाई डी फाई x cos फाई डी फाई, आई कैप लगे हुए हैं। अब आई कैप को बाद में भी रख सकते हैं, आप चाहें तो शुरू में आई कैप लिख लीजिए। चलिए मैं अभी बाद में ही रखता हूं। माइनस नाउ cos फाई साइन फाई r साइन फाई cos फाई साइन फाई डी फाई जे कैप फिर cos फाई r cos फाई, ये हो गया r cos फाई इंटू cos फाई cos स्क्वायर फाई डी फाई इंटू के कैप यूनिट वेक्टर के कैप। अब थोड़ी सी इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग इस टर्म को साइन फाई कॉस फाई को साइन 2 फाई के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा बहुत आराम से। तो एक लाइन और हम लोग यूज कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा नोट r अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इनसाइड ब्रैकेट। अब एक्स आई कैप को मैं शुरू में कर रहा हूं, एक्स आई कैप कॉस फाई डी फाई माइनस r। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई और 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन फाई कॉस फाई, ये हो जाएगा हमारा साइन 2 फाई एंड 2 से डिवाइड, यहाँ पे 2 कर दिया। जे कैप को भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जे कैप। अब साइन 2 फाई, ये डी फाई प्लस r कॉस स्क्वायर फाई डी फाई के कैप को यहाँ कर दे रहा हूँ। नाउ कॉस स्क्वायर फाई डी फाई। अब देखिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डीई को इंटीग्रेट करिए, तो फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको ई वेक्टर बोल लेते हैं, एट पॉइंट P ड्यू टू होल रिंग, पूरे रिंग से
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए इसका पता लगाते हैं, इंटीग्रेट करेंगे अब इसको हम लोग। बहुत आराम से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा। तब इसको इंटीग्रेट करना है हमें। तो डीई का इंटीग्रेशन, ई एलएचएस में शो करना कोई जरूरी नहीं होता है, नहीं कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। तो डीई का इंटीग्रेशन, ये तो डीई है हमारा। अब डीई का इंटीग्रेशन ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा नोट आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2 पावर 3/2। अब एक्स आई कैप इंटीग्रेशन कॉस फाई डी फाई। अब देखिए कहां से कहां तक ये फाई वैरी करेंगे। तो यहां से फाई स्टार्ट हुआ, 360 डिग्री जब हम रोटेट करेंगे तो फिर यहां पर आएंगे। एंड सो जो फाई का वेरिएशन है जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस से जो फाई लिए हैं, अब ये 0 to 2 पाई वैरी कर रहा है। तो 0 to 2 पाई हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, 0 to 2 पाई माइनस r/2 जे कैप। आप आई जे के बाद में भी लिख सकते थे, बट थोड़ी सी लेंथ है प्रॉब्लम में, तो इसलिए मैं शुरू में कर दिया हूं और इंटीग्रेशन एक जगह कर दे रहा हूं। नाउ इंटीग्रेशन sin 2 phi d phi 0 to 2 पाई प्लस r के कैप इंटीग्रेशन cos स्क्वायर फाई डी फाई लिमिट 0 to 2 पाई। अब जैसा कि बच्चों मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है इंटीग्रेशन। नाउ दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा नोट आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2। ब्रैकेट के अंदर आइए एक्स आई कैप कॉस फाई डी फाई 0 to 2 पाई इंटीग्रेट करेंगे 0, ये हो गया 0 माइनस r/2 जे कैप साइन 2 फाई 0 to 2 पाई इंटीग्रेट करेंगे 0, ये भी हो गया 0 प्लस r के कैप कॉस स्क्वायर फाई डी फाई। इसको 1 प्लस कॉस 2 फाई में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट कर देंगे, तो फिर ये आपको आ जाएगा पाई। देखिए बिल्कुल छोटा हो गया, ठीक है। शुरुआत में थोड़ी सी लेंथ आता है कभी कभी, तो ये नहीं सोचना है कि हमसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखे हुए और आप हमेशा सॉल्व करिए, और कभी भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हो तो फिर अपना प्लेलिस्ट निकाल लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट निकाल लीजिए यूट्यूब पर और देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट्स जब भी चाहिए तो। नाउ दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा नोट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब ये 0 बच गया हमारे पास में r पाई के, वो पाई को मैं पहले लिख दे रहा हूं इनटू पाई r के कैप यूनिट वेक्टर के कैप। और पाई से पाई को सॉल्व कर दें, ये पाई को सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है। पाई टू पाई कैंसल। नाउ दिस इज लैम्डा नोट r इंटू आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 4 एप्सिलॉन नोट
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2 इंटू के कैप। अब ये वेक्टर फॉर्म में आया है रिजल्ट, मैं इसको इक्वेशन 2 कर दे रहा हूं। और अब पार्ट बी में जो हमसे कहा गया है ई का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो ई का मैग्नीट्यूड इक्वेशन 2 से जो हम लोग करेंगे तो क्या होगा, इधर वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड लिखा, या फिर आप मॉडुलस लिख सकते हैं। नाउ लैम्डा नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर इसके 3/2 के कैप का वैल्यू क्या होगा 1। एक रिजल्ट ये निकल गया हमारा। अब जो कहा गया है हमसे कि x मच ग्रेटर देन r, जब x r से बहुत बड़ा हो जाएगा देन इन्वेस्टिगेट करना है क्या होगा इसका इफेक्ट। ठीक है, तो जब x, पार्ट बी में हम लोग हैं इस समय, इफ x मच ग्रेटर देन r, तो जैसा कि आप ऑलरेडी अब आप जानते हैं x बहुत बड़ा होगा, तो फिर एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में आर स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो फिर जब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे आर स्क्वायर को, देन ई विल बी अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हम नेग्लेक्जिबल हो रहे हैं, तो लैम्डा नोट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नोट, एंड आर स्क्वायर को हटा दिया, एक्स स्क्वायर बचेंगे, एक्स स्क्वायर की पावर होगा 3/2, देन क्या होगा ये एक्स क्यूब हो जाएंगे। अब इसी को थोड़ा सा बुक में जो है आगे फर्दर थोड़ी सी एक एनालिसिस और किया गया है। पाई से ऊपर मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं, नीचे भी पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नोट एक्स क्यूब। अब यहां पर ये जो टर्म देख रहे हैं इसको P लिखा गया, पाई आर स्क्वायर लैम्डा नोट, दिस इज P 4 पाई एप्सिलॉन नोट एक्स क्यूब। और यदि आप इसकी जांच करें तो एक बात आप फील कर सकते हैं, हाफ रिंग पर पॉजिटिव चार्ज और रिमेनिंग हाफ रिंग पर होगा नेगेटिव चार्ज, मीन्स ये एक डाइपोल की तरह काम कर रहा है। P इज डाइपोल मोमेंट, जो P है ये डाइपोल मोमेंट हो गया। चलिए अब हम पार्ट ए में आ रहे हैं। ठीक है, जो P लिखा गया है, P इज पाई आर स्क्वायर लैम्डा नोट, इसको P लिखा गया, जैसे डाइपोल मोमेंट, बट यहाँ पर कोई डाइपोल बना के हमने काम नहीं किया है। चलिए डाइपोल बना के भी काम कर सकते हैं बट वो थोड़ा लेंदी होगा। अब पार्ट ए में आ जाइए, तो पार्ट ए में हमसे जो कहा गया है निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे बोला गया था, एट द सेंटर ऑफ द रिंग। यदि रिंग के सेंटर पर पॉइंट P को हम ले आवें तो x की वैल्यू क्या होगा 0, एट सेंटर ऑफ रिंग के सेंटर पर x इज इक्वल टू 0। तो फिर इस इक्वेशन में x के जगह पर 0 पुट कर दीजिए। तो जब x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये जनरल इक्वेशन आया हुआ है आपके पास। नाउ x के जगह 0 रख दिया, देन E विल बी इक्वल टू होगा हमारा लैम्डा नोट आर स्क्वायर, नीचे 4 एप्सिलॉन नोट, x के जगह पर 0 पुट किया तो फिर आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचेंगे, देन क्या होगा पावर 2 कैंसल होगा, आर क्यूब। नाउ 2r से 2r कैंसल होगा, एक r बचेगा। नाउ दिस इक्वल टू लैम्डा नोट अपॉन, ये हो जाएंगे लैम्डा नोट अपॉन डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नोट r।